एक समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में सोमनाथ और सुमति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। सोमनाथ बहुत मेहनती, जबकि उसकी पत्नी सुमति बहुत ही बुद्धिमान थी। सोमनाथ बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। दूर दूर से लोग उससे मूर्तियां बनवाने आते थे। अरे सुमति, सुनती हो? आज मैंने जो मूर्ति बनाई थी उसे देखकर सेठ इतने खुश हो गए कि उन्होंने मुझे सोने के सिक्के दिए। ये सब तो ईश्वर की कृपा है, जिसने तुम्हें इतनी सुंदर मूर्ति बनाने की कला दी है। अब मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी मूर्तियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगी और दूर दूर से राजा महाराजा भी तुमसे ही मूर्ति बनवाएंगे। सोमनाथ की मूर्ति कला की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जब ये बात महारानी को पता लगी तो वो तुरंत राजा के पास पहुंची। उस समय भानगढ़ के राजा वीर सिंह अपने दरबार में बैठे हुए थे और प्रजाजनों की बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ महारानी आती है। कहिए महारानी, आप यहाँ कैसे? अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य था तो हम स्वयं आ जाते। आपको दरबार आने की जरूरत नहीं थी। महाराज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने सुना है कि चंदनपुर गांव में एक ऐसा मूर्तिकार रहता है जो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता है। महारानी, मैं भी ऐसे एक मूर्तिकार के विषय में सुना है। क्या सच में वो इतना शानदार कलाकार है? महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं उस कलाकार से अपनी एक सुंदर मूर्ति बनवाऊं। इस पर आपका क्या विचार है? क्यों नहीं महारानी, जरूर हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मूर्तिकार के बारे में और अधिक जानने के लिए राजा वीर सिंह ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया। मंत्री जी, महारानी की ये इच्छा है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार से उनकी सुंदर मूर्ति बनवाई जाए। आप चंदनपुर के मूर्तिकार को दरबार में लेकर आइए। जी महाराज, मैं आज ही उस मूर्तिकार को दरबार में उपस्थित होने का संदेश भेजता हूँ। जब सोमनाथ अपनी मूर्तियों पर काम कर रहा होता है, सुमति वहीं पर खड़े होकर उसका काम देख रही होती है। तभी राजा के 2 सैनिक सोमनाथ के घर पहुँचते हैं। सोमनाथ, जल्दी चलो, राजा ने तुम्हें दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राजा को भला मुझसे क्या काम है? उन्होंने मुझे दरबार में क्यों बुलाया है? अब भाई, मुझसे क्या भूल हो गई है? सोमनाथ, तुम डरो मत, हमारे साथ चलो, राजा तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इस तरह मंत्री के बुलावे पर सोमनाथ दरबार में आता है। महाराज की जय हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आपने मुझे दरबार में बुलाया है महाराज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। हमने सुना है कि तुम बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हो। ये तो आपकी कृपा है महाराज। मैं तो बहुत ही छोटा कलाकार हूँ। हम चाहते हैं सोमनाथ कि तुम महारानी की एक सुंदर मूर्ति बनाओ। ऐसी मूर्ति जिसे देखकर महारानी खुश हो जाएं। आपके आदेश का पालन होगा महाराज। मैं महारानी जी की सबसे सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। ध्यान रहे, अगर तुमसे मूर्ति बनाने में कोई गलती हुई तो तुम्हें इसका दंड भी भुगतना होगा। आप चिंता न करें महाराज, मैं महारानी की ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिससे महारानी भी बहुत खुश हो जाएंगी। सभी सैनिक कुछ गहने लेकर आते हैं। गहनों की वो पोटली राजा वीर सिंह सोमनाथ को देते हैं। ये गहने रख लो। रानी की मूर्ति पर ये गहने बहुत सुंदर लगेंगे। मूर्ति बनाने के पश्चात इन गहनों को रानी की मूर्ति को पहना देना।
राजा से गहने लेकर सोमनाथ अपने घर की ओर चलने लगता है। थोड़ी देर में अंधेरा छा जाता है। रात होने के कारण उसे काफी डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। तभी अचानक शोर हुआ। तुम गहने छुपा रहे हो, हमें पता है। जल्दी से ये गहने हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और ऐसा मत कहो, ये मेरे गहने नहीं है, ये तो राजा ने दिए हैं मूर्ति को पहनाने के लिए। ये सब हमें कुछ नहीं पता, चुपचाप गहने दे दो। अगर नहीं दिए तो आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। उनमें से एक डाकू जल्दी से सोमनाथ से वो पोटली छीन लेता है जिसमें राजा के गहने रखे होते हैं। अरे अरे छोड़ दो मेरी पोटली, इसे मुझे दे दो, राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देंगे। दोनों डाकू वहाँ से भाग गए और सोमनाथ वहीं पर गिर गया। वो रो रहा था। हे राम, अब तो राजा मुझे काल कोठरी में डाल देंगे। अब मैं क्या करूं? चिंता न करो जी, इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अब तो राजा के गुस्से से हमें कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा था अगर उन्हें मूर्ति पसंद नहीं आई तो वो मुझे दंड देंगे। मुझसे तो इतनी भारी भूल हुई है, अब तो मुझे मृत्यु दंड ही मिलेगा। तुम जाकर मंत्री से बात करो, कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। हाँ, तुम सही कहती हो, मंत्री जी हमारी मदद अवश्य करेंगे। अगले दिन सोमनाथ मंत्री के पास पहुंचता है। और उन्हें सारी बात बताता है। सोमनाथ की बात सुनकर मंत्री बहुत गुस्सा होते हैं। क्या तुम जानते नहीं कि महाराज को ऐसी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उनके पास ये बात पहुंची तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तो मंत्री जी मैं आपके पास आया हूँ, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। मैं एक साधारण मूर्तिकार हूँ और मूर्तियाँ बनाकर अपना गुजारा करता हूँ। आप ही मुझे बताइए कि महाराज के गुस्से से कैसे बच सकते हैं। देखो, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो राजा मुझे भी दंड देंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सोमनाथ बहुत ही दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और घर आकर सारी बात सुमति को बताता है। उसकी बात सुनकर सुमति सोच में पड़ जाती है। अचानक उसे एक तरकीब सूझती है। तुम चिंता मत करो, तुम बस मूर्ति बनाने पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगर गहने चोरी वाली बात किसी को पता चल गई तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। सुमति की ऐसी बातें सुनकर सोमनाथ को थोड़ी राहत मिलती है और वो रानी की मूर्ति बनाने में लग जाता है। सुमति अपने घर से बाहर निकलती है और वो पास की ही एक पहाड़ी पर पहुंचती है जहां पर बहुत सारे पत्थर होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे रंगीन पत्थर हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं कौन से पत्थर लेकर चलूं। सुमति बहुत सारे लाल, पीले, हरे, नीले पत्थर उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर को चल पड़ती है। मैं पत्थर तो ले आई हूँ, पर अब इनके गहने कौन बनाएगा? सुमति गांव वालों से पत्थर दिखाकर गहने बनाने की बात करती है, लेकिन कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में वो एक सुनार के पास जाती है। मुझे गहने बनवाने हैं, क्या आप मेरे लिए गहने बना देंगे? जी बिल्कुल, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। बताइए, सोने के गहने बनवाने हैं या चांदी के? सुमति अपने पास में पड़े नीले पीले पत्थर सुनार को दिखाती है। गहने बनाने हैं,
लेकिन सोने चांदी के नहीं, बल्कि इन पत्थरों से। अरे तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं पत्थर का काम नहीं करता हूँ। मैं सोने चांदी और हीरे जवाहरात के गहने बनाता हूँ, और तुम मुझे पत्थर के गहने बनवा रही हो? हाँ? अगर तुमने इन पत्थरों से गहने बना दिए तो तुम्हें 400 अशर्फियाँ मिलेंगी। क्या? 400 अशर्फियाँ? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं इन पत्थरों के ऐसे सुंदर गहने बना दूंगा जिसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। हाँ। सुमति की बात मानते हुए सुनार पत्थर से गहने बनाने को तैयार हो जाता है। उधर सोमनाथ भी रात दिन एक करके रानी की मूर्ति बनाने में लगा रहता है। वो बड़ी मेहनत से महारानी की एक सुंदर मूर्ति बनाता है। साथ ही सुनार भी पत्थर के सुंदर गहने बनाता है। कुछ दिनों बाद सुमति सुनार के पास गहने लेने के लिए जाती है। मेरी अशर्फियाँ कहाँ है? हैं? तुमने वादा किया था इन गहनों के बदले तुम मुझे अशर्फियाँ दोगी। उन्हें ले आओ, तभी तुम्हें गहने मिलेंगे। अभी के लिए मेरे पास अशर्फियाँ नहीं है, पर अगर तुम्हारे बनाए हुए गहने अच्छे हुए तो तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। तुम चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। सुनार तैयार हो जाता है और वो सारे गहने सुमति को दे देता है। गहने लेकर वो अपने घर आ जाती है। सोमनाथ उन गहनों को देखता है और सुमति से पूछता है, ये गहने कहाँ से आए? ये तो चोरी हो गए थे, फिर तुम्हारे पास कैसे? तुम मुझसे अधिक प्रश्न मत पूछो। इन गहनों को मूर्तियों को पहनाओ और मूर्ति लेकर राजा के पास चले जाओ, नहीं तो देर होने पर महाराज नाराज हो जाएंगे। सुमति की बात मानते हुए सोमनाथ मूर्तियों को गहने पहना देता है। गहने डालने के बाद मूर्तियां जीवंत हो उठी, पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। सोमनाथ ये देखकर बहुत खुश होता है। वो रानी की मूर्ति को गहनों के साथ दरबार में ले जाता है। उस मूर्ति को देखकर सारे दरबारी और स्वयं राजा भी बहुत ही खुश होते हैं। वाह, ऐसी मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसे देखकर रानी बहुत प्रसन्न होंगी। राजा खुश होकर सोमनाथ को बहुत सारा इनाम देते हैं। इसके पास इतने सुंदर गहने कहाँ से आए? जरूर इसने कोई घोटाला किया है। सच जानते हुए भी मंत्री राजा के सामने कुछ नहीं बोलता है। राजा के द्वारा दिया गया सारा इनाम लेकर सोमनाथ अपने घर आ जाता है। सुमति, देखो, राजा ने इतना सारा धन दिया है। वो मूर्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। सुमति भी अशर्फियाँ देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी उसे सुनार का ध्यान आता है, जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी। वो अपने वादे के मुताबिक वो 400 अशर्फियाँ लेकर सुनार की दुकान की ओर चल पड़ती है। तभी वो देखती है कि सुनार किसी से बहस कर रहा होता है। अरे क्या हो गया भैया, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे नकली गहने बना कर दिए। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे मेरी अशर्फियाँ लौटा दो। मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राजा के पास जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारी तरह शिकायत करने वाले। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं राजा के पास जाकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। किसान वहां से गुस्से में चला जाता है। सुमति ये सब बातें सुन रही होती है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सुनार को अशर्फियाँ देकर अपने घर चली आती है। उधर किसान सुनार की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचता है।
वो राजा से सुनार के द्वारा की गई ठगी के बारे में सब कुछ बताता है। हमारे राज्य में इस तरह की ठगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री, उस सुनार को बुलाकर लाओ जिसने किसान के साथ ठगी की है। जी महाराज, मैं अभी सुनार को लेकर आता हूँ। सुनार को दरबार में बुलाया जाता है। वो राज दरबार में राजा के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित होता है। ये किसान शिकायत लेकर आया है कि तुमने इसके साथ ठगी की है। अरे नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं तो बहुत सीधा साधा और ईमानदार सुनार हूँ, जिसने कभी भी अपने ग्राहकों को नहीं लूटा। नहीं महाराज, ये तो एक नंबर का झूठा और ठग सुनार है। मेरी आपसे विनती है महाराज, कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी ये सब बातें चल ही रही होती है कि तभी सुनार की नजर दरबार में लगी हुई उस मूर्ति पर पड़ती है जिस पर उसके बनाए हुए गहने लगे थे। मूर्ति को देखकर वो चौंक पड़ता है। महाराज, ये मूर्ति कौन लेकर आया और इसमें जो गहने लगे हैं वो कहाँ से आए? देखिए महाराज, देखिए किस तरह ये सुनार दरबार का समय बर्बाद कर रहा है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस मूर्ति पर लगे गहनों को देखकर चौंक गया हूँ। इस मूर्ति से तुम्हें क्या मतलब? क्या तुमने इस मूर्ति को बनाया है? तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उस पर ध्यान दो। नहीं महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने इस मूर्ति को नहीं बनाया, पर इस पर लगे हुए गहने मेरे बनाए हुए हैं, जो मैंने रंगीन पत्थरों से बनाए हैं। राजा सुनार की बातें सुनकर चौंक पड़ता है। ये क्या कह रहे हो? ये तो महारानी के असली गहने हैं जो मैंने एक मूर्तिकार को दिए थे। राजा मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री जी, इस मूर्ति के गहनों की जांच करवाइए और सच क्या है हमें बताइए। अगर वो मूर्तिकार हमें धोखा दे रहा है तो हम उसे दंड अवश्य देंगे। राजा की बात मानते हुए मंत्री मूर्ति के पास जाकर सारे गहने ध्यान से देखता है। मुझे तो पहले ही पता था कि मूर्तिकार ने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की है। जी महाराज, ये सारे गहने तो पत्थरों के बने हुए हैं। जरूर उस मूर्तिकार ने असली गहने छुपाकर हमें ठगने की कोशिश की है। उस मूर्तिकार को तुरंत दरबार में बुलाओ जिसने ये मूर्ति बनाई है। मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर दरबार से निकल जाता है और वो सोमनाथ के घर पहुंचता है। सोमनाथ उस समय एक नई मूर्ति पर काम कर रहा होता है। अरे मंत्री जी, आप मुझे संदेशा भिजवा दिया होता तो मैं खुद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें मैंने नहीं, महाराज ने बुलाया है, क्योंकि तुमने मूर्ति में असली गहनों की जगह पत्थर के गहने पहनाकर राजा को ठगने की कोशिश की है। अरे मैंने तो लूट वाली बात आपको पहले ही बता दी थी मंत्री जी। आपने मेरी सहायता नहीं की, लेकिन राजा से बचने के लिए मुझे यही उपाय सूझा। मैं और क्या करता? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर अभी तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा। सैनिक सोमनाथ को पकड़कर दरबार की ओर चल पड़ते हैं। क्या हुआ महाराज? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने रानी के गहने चुराकर उसकी जगह पत्थर के गहने मूर्ति में लगा दिए। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे साथ तो स्वयं ही लूट हुई है। मूर्तिकार रोते हुए उसके साथ हुई लूट की बात बताता है। महाराज, मुझे इन पत्थरों के गहनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
तो ये पत्थर की तरकीब। महाराज, महाराज, जब मैंने अपनी पत्नी सुमति को अपने साथ हुई लूटपाट की घटना के बारे में बताया तो उसने मुझे लाकर ये गहने दिए थे। मंत्री जी, सुमति को भी दरबार में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। राजा की बात सुनकर मंत्री मूर्तिकार की पत्नी को भी दरबार में बुलवाता है। क्या हुआ महाराज, जो आज आपने हम दोनों को अपने दरबार में बुलाया है? ये पत्थर के गहने बनाने की तरकीब तुम्हारी थी? जी महाराज, मैं ये पत्थर पास ही की एक पहाड़ी से लाई थी ताकि मूर्ति किसी भी तरह से अधूरी ना लगे। लूट की घटना सच है महाराज। उस दिन जब मेरे पति यहाँ से गहने लेकर घर की तरफ आ रहे थे तब हमारे सारे गहने लूट लिए गए थे। लूट की घटना सचमुच चिंता का विषय है, लेकिन हमें तुम्हारी ये तरकीब बहुत पसंद आई। तुम सचमुच में बुद्धिमान हो और समस्याओं का सामना कैसे करना है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। आज से हम तुम्हें खजाना मंत्री का पद देते हैं। तुमने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से न केवल दरबार का मान बढ़ाया है, बल्कि अपने पति को भी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से खजाने की देखभाल कोई नहीं कर सकता। महाराज, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे धन्य कर दिया। आपका बहुत बहुत उपकार महाराज। दोनों पति पत्नी सोमनाथ और सुमति महाराज की जय जयकार करते हैं। सुमति को खजाना मंत्री बना दिया जाता है। दोनों की किस्मत ही बदल जाती है। अब सोमनाथ बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों की मूर्तियां बनाता है। सुमति भी अपने काम में बहुत ही अधिक मेहनत करती है। एक दिन की बात है, सुमति अपने काम से महल की ओर जा रही होती है। तभी उसे मंत्री और सैनिक की बातचीत सुनाई देती है। अरे, जब से नया खजाना मंत्री आई है तब से हमारा खजाने पर हाथ डालना मुश्किल काम हो गया है। उसको ये पद भी तो मेरी वजह से मिला है। अगर मैंने उस दिन डाकू भेजकर गहने चोरी न करवाए होते तो आज भी वो गरीब ही रहती। जी मंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें अभी बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो हमारी पोल खुल सकती है। सुमति ये सारी बातें छुप कर सुन रही होती है। वो राजा को जाकर ये सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर राजा मंत्री को अपने सामने बुलवाते हैं और उससे असली गहनों के बारे में पूछते हैं। मंत्री डरते हुए राजा को गहनों का पता बता देता है। राजा मंत्री को काल कोठरी में डलवा देते हैं। सुमति अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से राजा के खजाने की रक्षा करती रहती है।